इस कार्यक्रम में दो विषय चर्चा में रखे गए हैं। एक विषय है निजीकरण के माध्यम से SC, ST एवं OBC का संवैधानिक प्रतिनिधित्व मतलब आरक्षण शून्य करना एक षड्यंत्र। दूसरा, वर्तमान समय में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ मतलब RMB केस की भूमिका एक चर्चा। साथियों, ये जो दो विषय चर्चा में रखे गए हैं, जिस पर विस्तार से आप लोगों के सामने इस विषय के अनुरूप कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आज देश के हालात और परिस्थिति बहुत गंभीर है और देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। और जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इन बातों को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए उतना गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के द्वारा ये कार्यक्रम लगाया गया है। ये कार्यक्रम सिर्फ सहारनपुर जिला में हम लोग ले रहे हैं ऐसा नहीं है। पूरे देश भर में 31 राज्य में और करीबन 500 जिला में 5000 तहसील में और करीबन 1.5 लाख गांव में आज कार्यक्रम चल रहे हैं। बामसेप के द्वारा पूरे देश भर में इस मूल निवासी बहुजन समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संगठन बनाए, जिनको हम लोग ऑफशूट विंग कहते हैं। करीबन 87 ऑफशूट विंग हम लोगों ने बनाए और उनमें से 37 ऑफशूट विंग हमारे समाज में कार्यरत है। इन अलग अलग ऑफशूट विंग के द्वारा पूरे देश भर में आज संविधान दिन हम लोग मना रहे हैं और ये महत्वपूर्ण विषय आज सहारनपुर में हम लोग चर्चा में रखे हैं। साथियों, निजीकरण का जो मामला है, मैंने बहुत सारे वक्ताओं की बात सुनी। निजीकरण का जो मामला है ये सिर्फ कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि निजीकरण का मामला नौकरी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। निजीकरण का मामला मूल निवासी बहुजन समाज को लोकतांत्रिक व्यवस्था से वंचित रखने का कार्यक्रम है। ये थीम है। ये कोई नौकरी, बेरोजगारी या रोजगार इससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जिसमें विधेय पालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, प्रचार प्रसार माध्यम है, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से मूल निवासी बहुजन समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को वंचित रखने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर थोड़ा समझ में आ जाए तो मामला सारा समझ में आएगा। नहीं तो कर्मचारियों को लगेगा ये निजीकरण हमारा मामला है, तो जो नॉन एम्प्लॉय जो है, जो बेरोजगार जो है, वो सोचेगा साला ये तो कर्मचारी का मामला है, मेरा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। इस सब्जेक्ट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। निजीकरण ये अलग सब्जेक्ट है, रिजर्वेशन एक अलग सब्जेक्ट है, जिनको हम लोग प्रतिनिधित्व कहते हैं। मैं पहले आप लोगों
को रिजर्वेशन की कंसेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में निजीकरण के रेफरेंस में अपनी बात रखूंगा। साथियों, ये जो रिजर्वेशन जो कंसेप्ट है, ये रिजर्वेशन कंसेप्ट जो आइडिया है रिजर्वेशन की, ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले 19 अक्टूबर 1882 में रानी विक्टोरिया को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी। ये जो आइडिया जो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने लाई, और फूले जो है महाराष्ट्र में और सेंट्रल में ओबीसी प्रवर्ग में आते हैं, जो संवैधानिक पहचान है अदर बैकवर्ड क्लास। उन्होंने ये कंसेप्ट लाई और उन्होंने रानी विक्टोरिया को पत्र लिखा कि हमारा कल्याण अगर करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दीजिए। ये जो मांग राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने रानी विक्टोरिया के सामने रखी, और जब छत्रपति शाहू महाराज को जब अवसर मिला, और छत्रपति शाहू महाराज जब राजा बने, तो उन्होंने कोल्हापुर संस्थान में 50% रिजर्वेशन अमल में लाया। राजा थे, निर्णय ले लिया, 50% रिजर्वेशन अमल में ही नहीं बल्कि उन्होंने जाति आधारित गिनती का आदेश जारी किया कि मेरे राज्य में शेड्यूल कास्ट की कितनी जातियां है, शेड्यूल ट्राइब की कितनी जातियां है, ओबीसी की कितनी जातियां है, आदेश जारी किया। ज्योतिराव फूले ने आइडिया लाई, रानी विक्टोरिया को पत्र लिखा, छत्रपति शाहू महाराज ने, राजा थे, अवसर मिला, 50% अमल किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को अवसर मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की प्रतिनिधित्व की राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने व्यवस्था कर दी संविधान के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन को लेकर इतना भ्रम है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए। जैसे डॉक्टर मोहन भागवत, आरएसएस के सरसंघ चालक, वो कहते हैं रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए। हमारी एससी एसटी ओबीसी में क्या भ्रम है कि रिजर्वेशन गरीब लोगों को की हुई मदद है, रिजर्वेशन अपाहिज लोगों को की हुई मदद है, रिजर्वेशन लाचार लोगों को की हुई मदद है। यानी हमारे एससी एसटी ओबीसी को लगता है कि रिजर्वेशन जैसे कि एक खैरात है। ये एससी एसटी की मानसिकता है। ओबीसी की क्या मानसिकता है? ओबीसी की मानसिकता है रिजर्वेशन को लेकर, हमें तो रिजर्वेशन ही नहीं, ये तो एससी एसटी के लिए है। ओबीसी की क्या मानसिकता है कि हमें रिजर्वेशन तो है ही नहीं, ये तो एससी एसटी के लिए है। और एससी एसटी की क्या मानसिकता है? गरीब लोगों को की हुई मदद है, हम गरीब है इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको रिजर्वेशन की व्यवस्था की। और ब्राह्मण क्या कहता है? रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए। जब रिजर्वेशन का मुद्दा जब संविधान सभा में जब निकला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन का ड्राफ्ट जब बनाया, तो 299 मेंबर थे संविधान सभा में और 298 लोग ये कह रहे थे कि रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बिल्कुल नहीं,
299 में से 298 लोग कह रहे कि रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए। बाबा साहब ने उस चीज का विरोध किया तो बाबा साहब ने कहा आप जो बात कह रहे हैं कि रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए, तो मेरे 2-3 सवाल का जवाब दीजिए। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन आप लोगों को पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन पढ़िए। वकील साहब यहां पर बैठे हुए हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन अगर आप पढ़ते हैं तो जो चर्चाएं हुई आर्टिकल को लेकर वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन में है, तो जिससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये आर्टिकल पर क्या डिस्कशन हुआ, किसने कौन सी बात कही। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मेरे 2-4 सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, हमारे लोगों के साथ में जो अछूत का व्यवहार हुआ, ये जाति के आधार पर या पैसों के आधार पर? लोग जो बोलते हैं ना रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए, यहां पर डॉक्टर बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं। अब साधारण लोगों के कान में कान मंत्र डालते हैं मनुवादी लोग कि अब ये डॉक्टर प्रोफेसर को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, रिजर्वेशन की जरूरत तो आपको है। तो वो जो कम पढ़ा लिखा, जो गांव देहात का जो गरीब आदमी है, वो क्या कहता है, बात तो सही कह रहा है, इनको तो मिल गया, अब इनको क्या जरूरत है, जरूरत तो हमें चाहिए। इसलिए वो प्रचार करते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि समाज में ऐसे सवाल आप लोगों के सामने आ सकते हैं। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि हमारे साथ में जो अछूत का व्यवहार हुआ ये जाति के आधार पर हुआ, तो रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर कैसे? फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा सवाल पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हो रहा था और मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नकारा, जाति के आधार पर या आर्थिकता के आधार पर? तो जवाब आया जाति के आधार पर। छत्रपति शाहू महाराज का जो अपमान हुआ वो जाति के आधार पर या आर्थिकता के आधार पर? तो जाति के आधार पर अपमान हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जब हमारे साथ में विषमता का व्यवहार अगर जाति के आधार पर हो रहा है, हमारे साथ में अन्याय अत्याचार अगर जाति के आधार पर हो रहा है, हमारे समाज के आगे मटका पीछे झाड़ू अगर जाति के आधार पर आया है, तो फिर रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर कैसे? सवाल खड़ा हुआ। और तब जाकर ये रिजर्वेशन जो है हम लोगों को प्रतिनिधित्व के तौर पर मिला और जितनी भी जातियां हैं उन जातियों को आइडेंटिफाई किया गया। और ये अधिकार कैसे मिला? तो संविधान में व्यवस्था बनाई गई, फर्स्ट आइडेंटिफाई, सेकंड रिकॉग्नाइज और फिर थर्ड नंबर पर आई। तो जातियों को आइडेंटिफाई किया, शेड्यूल कास्ट की जातियों को आइडेंटिफाई किया, उनका शेड्यूल बनाया गया। करीबन 1734 जातियां शेड्यूल कास्ट में जिनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशियली बैकवर्ड है। फिर आदिवासियों की जो जातियां हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया कि जिनमें जो एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशियली बैकवर्ड, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, जिनमें टेरिटोरियल पोजीशन है, तो उनका भी शेड्यूल बनाया गया। करीबन 850 के आसपास जातियां है। अब ओबीसी का जो मामला है आप लोगों को मालूम है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। वो कालेलकर आयोग से शुरू होता है, मंडल तक आता है, वहां पर भी नहीं रुकता है। तो बाबरी मस्जिद ये है और उस झंझट में जाने के लिए अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। सहारनपुर में ओबीसी के लिए पहले आर्टिकल बनाए गए 340, शेड्यूल कास्ट के लिए 341, शेड्यूल ट्राइब के लिए 300। रिजर्वेशन जो है वो प्रतिनिधित्व है, और प्रतिनिधित्व क्या है? तो संविधान की सीमित है, उनको 52 दो। शेड्यूल कास्ट 15% है, उनको कि हम रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाएंगे
लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया, बनाएंगे ऐसा कहा। हमारे लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, सरकार का। रिजर्वेशन इन एजुकेशन की कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा, नो टाइम लिमिट। इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार रिजर्वेशन है। मैं चाहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दुश्मन के लिए कितना डेथ वारंट है। साथियों, रिजर्वेशन इन एजुकेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये कब तक रहेगा? आईएएस अधिकारी बनता है, चीफ सेक्रेटरी बनता है, हमारे राष्ट्रपति जी, इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। होती है, साधारण जनता उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ गया। इस रिजर्वेशन के रेफरेंस में जो बातें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत गंभीर बात है। अब ये जो रिजर्वेशन इन एजुकेशन नो टाइम लिमिट, रिजर्वेशन इन सर्विसेज नो टाइम लिमिट, लेकिन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स जो है सिर्फ 10 साल के लिए था। इसके लिए सदन में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती, समाज में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता, समाज में कोई मोर्चा नहीं निकलता, समाज में कोई डिस्कशन नहीं होता। अमन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.एन. रेखवाल साहब, दोनों ने चिट्ठी लिखी। प्रोफेशनल एजुकेशन लिया, रिजर्वेशन की बदौलत नौकरी पर लगा, जिस गांव और देहात में और जाति में पैदा हुआ, दोबारा फिर रिटर्न कभी उस एरिया में जाकर अगर इतना ही हम समाज को बताते कि मैं टीचर कैसे बना, मैं क्लर्क कैसे बना, मैं डॉक्टर कैसे बना, मैं वकील कैसे बना, मैं इंजीनियर कैसे बना, मैं आईएएस कैसे बना, आईपीएस कैसे बना, आईएफएस कैसे बना, इतना ही अगर हम लोग बताते तो शायद समाज का विजन लिफ्ट हो जाता था। इतना भी काम हम लोगों ने नहीं किया, और इतना भी काम ना करने की वजह से जो 26 जनवरी 1950 के पहले 1956 तक ये जो 108 साल का जो संघर्ष चला, उसमें घटना हुई, एफआईआर भी नहीं हुई थी। जब समाज का प्रेशर आया और जब आंदोलन शुरू हुआ, तब जाकर एफआईआर। जब प्रधानमंत्री बनेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि टॉप टू बॉटम हमारे लोगों को विकास एवं कल्याण के लिए कानून बनाए जाएंगे, पॉलिसी बनाई जाएगी, ये प्लान था। लेकिन आज वर्तमान का जो नेता है, वो नेता पार्टी और हाईकमान का गुलाम बना हुआ है। रिजर्वेशन मिला आंदोलन की वजह से, महापुरुषों के त्याग और समर्पण की वजह से। उसके ऑब्जेक्टिव थे, ये ऑब्जेक्टिव थे रिजर्वेशन इन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव समाज के ऊपर। देश को ध्यान में रखकर हम लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, क्या किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि हम लोगों ने चलाई? बिल्कुल ही नहीं चलाई। साथियों, अब रिजर्वेशन को लेकर तो ओबीसी के विरोध में मिलेगा, ये पहला जजमेंट। दूसरा जजमेंट था, जिनको 27% मिलेगा उनको क्रिमिलियर लागू होगा। आयोग ने 3743 जातियां ढूंढकर लाई, उनमें से 19, और इसका वो हवा 52 लोगों को कहा कि 27 में आप लोगों को मैनेज करना होगा। रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा, एससी एसटी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन से आगे निकल गया। ओबीसी के कान में बताया, देखो मैंने आज बिहार का मल्ला आज रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो है, इतना गंभीर मामला है कि अगर मान लीजिए और विकास हो सकता है, ये बात जो है दुश्मन जानता है, ये बात तो दुश्मन जानता है। महाराष्ट्र की एसटी महामंडल की बसेस बंद है, बच्चे परेशान हैं, लोग परेशान हैं, एयरपोर्ट भेज दिए, रेलवे स्टेशन भेज दिए। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन जो है, प्रतिनिधित्व जो है, ये लोकतंत्र का प्राण। मजदूर जो है, कामगार जो है, उसकी ये जो समस्या का समाधान भारतीय मजदूर संघ हो, जितने भी है ट्रेड यूनियन, ये सारे के सारे ट्रेड यूनियन एक तो कांग्रेस से जुड़े हैं या एक तो बीजेपी से जुड़े हैं।
अब मैं बहुत सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की होती है या सेंट्रल में गवर्नमेंट कांग्रेस की होती है। एक तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की होती है या ट्रेड यूनियन बीजेपी की होती है, और आप एक तो सत्ता में बीजेपी होती है, अपोजिशन में कांग्रेस होती है, थर्ड अपोजिशन कम्युनिस्ट। हमारी समस्या का समाधान करते हैं, ये भी बात आप लोगों को समझना चाहिए। बेवजह हमारे लोग जो है वो चक्रव्यूह हो रही है, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को लगता है कि ये हमारी समाज समस्या है, लेकिन ना मेडिकल में है ना किसी डिपार्टमेंट में। वो क्या सोचता है, मेरा तो इधर खेती करना है, साला मुझे जी रहा है। जो 2% जो क्लास है वो शहर में निवास करता है, 98% क्लास जो है वो गरीबी में दे रहा है। 2% क्लास के पास कि किसी को कॉलर पकड़कर तो लाया तो नहीं जा सकता। मैं एक थीम समझा रहा हूं, सोचने के लिए निर्णय आपको देना है। जो लोग लड़ाई झगड़ा, कर्मचारी अधिकारी तो दूर की बात है, कर्मचारी अधिकारी क्या सोचता है, रिटायर्ड होने के बाद करूंगा। जब आदत है, वो आदमी आजादी का आंदोलन नहीं चला सकता। लिख लीजिए, ये जो मानसिक साधन के लिए वो निजीकरण क्यों ला रहे हैं, आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्यों वंचित रख रहे हैं, उसका मौलिक कारण ये है कि हम लोग हमारे रिसोर्सेस रहेंगे तो जिस व्यवस्था को आप बदलना चाहते हो, जिनमें परिवर्तन लाना चाहते हो, ये जो मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन जो हम लोगों को मिला, ये संविधान की बदौलत मिला। आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने बात सही कही जिस व्यक्ति ने, तो ये जो मान सम्मान जो स्वाभिमान मिला हमारे वकील साहब है, हम लोगों को ये मान सम्मान स्वाभिमान हमारे बच्चों में ट्रांसफर करना होगा, आने वाले पीढ़ी रहेगा। नहीं तो ये उदाहरण से जो भी अधिकारी इधर बैठे हैं, उन्होंने समझना चाहिए बात को, जितना जल्दी है उतना समझना चाहिए। डर किस बात का है, वही तो मैं सोच रहा हूं कि डर किस बात का है। लास्ट में एक बात आप लोगों को, लास्ट में संक्षिप्त में बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। हम लोग जागरूक कर हमारी होनी चाहिए तो आजादी मिलेगी। तो बहुजनों का संगठन बनाया, 6000 साल जल के ही है आगरा के मनोज कुमार पासी। ऐसे शेड्यूल कास्ट में अलग अलग जाति समूह में राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप शक्ति का निर्माण करने के उद्देश्य से 56 इंच का सीना झुक गया। पहले ही तो भारत बंद करने वाले, उसमें दूसरा मुद्दा था किसानों के विरोध में